जी नमस्कार आप सभी दोस्तों का बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी के लिए जो ग्रुप डी का था। जो हमारी डिमांड थी जिस पे हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हम सभी लोगों ने किया, कई मिलियन ट्वीट्स किए। मुख्य डिमांड हमारी मेन डिमांड थी कि 20 गुना कैंडिडेट शॉर्ट टेस्ट किए जाएँ और ग्रुप डी में केवल एक एग्ज़ाम हो। दोनों को मान लिया गया है और बाकायदा रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। नोटिस का मैं 1-to-1 इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में बताऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, छात्रों की जीत हुई है और ये दिखाता है कि अगर अपना हक मांगने से ना मिले तो उसके लिए हमें आंदोलन बहुत ज़रूरी है करना। हम उन सभी बच्चों को स्पेशली हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। अहिंसक प्रोटेस्ट मतलब तोड़ फोड़ करने वालों का नहीं, जिन्होंने ट्विटर पे कैंपेन किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको स्पेशली थैंक्स। अब पढ़ते हैं। 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। इसका मतलब 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स, मतलब यूनिक मतलब एक कैंडिडेट एक ही जगह उसका नाम हो, एक रोल नंबर, एक रिजल्ट विद पे लेवल वाइज। अब यहाँ पे एक चीज़ ये चेंज करेंगे, रिजल्ट जो पे लेवल वाइज होगा 2, 3, 5, 6 में लेवल में था ना, फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT 2 होगा उसके लिए ये 20 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट जो है कर रहे हैं, ठीक है। और 20 टाइम कैंडिडेट्स यूनिक करेंगे, एक बंदे का 4 जगह नहीं करेंगे, जो हम चाहते थे वो यहाँ पे करेंगे। और पे लेवल वाइज 2, 3, 5, 6 उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी अलग है, किसी का 12th मांगा था, किसी का ग्रेजुएशन मांगा था, उसके लिए अलग से करेंगे। अब देखिए दूसरा है, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो कैंडिडेट पहले से क्वालिफाइड अनाउंस कर दिए गए हैं वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, उनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जिन बच्चों को क्वालिफाई था, हम सब जब इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हो या कहीं भी, तो वहाँ पे सबने जो क्वालिफाइड हैं उनको डिस्टर्ब ना करने की बात भी कही थी। बस हमारा डिमांड था कि जो 4-5 गुना 8 गुना किया है आपने 20 गुना कैंडिडेट करो, तो जिनका क्वालिफाई है वो वैसे ही क्वालिफाई रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। अब इनका ये कहना है कि जो एडिशनल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट जो है लिस्ट ऑफ उनकी लिस्ट जो है नोटिफाई की जाएगी हर लेवल पे, मतलब लेवल वाइज। जैसे उसमें एक एज लिमिट भी थी, आप लोगों ने उस पर कम ध्यान दिया होगा। 32 ईयर्स एज लिमिट थी। जो 32 के ऊपर थे वो 12th वाला नहीं अप्लाई कर सकते थे, तो लेवल 5 एंड 6 के लिए ही थे। तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा, उनका जो लिस्ट आएगी वो उसी में आएगी, ठीक है, और एक ही बार आएगी। अब देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये कम समझ में आता बच्चों को। 4th नंबर पे आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 आरआरबी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट विच शुड इलिमिनेट नॉर्मल। इनका ये कहना है कि जो सेकेंड स्टेज CBT होगा अलग अलग पे लेवल के लिए सभी कैंडिडेट्स का, एक किसी आरआरबी का, वो एक ही शिफ्ट में कराएंगे ये। जैसे आरआरबी 16 या 17 आरआरबीज है इंडिया में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आरआरबी इलाहाबाद में जो अप्लाई किए हैं, अभी CBT 1 में क्या हुआ था, एक साथ सभी आरआरबीज का करा दिया था कॉमन एग्ज़ाम। यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं CBT 2 में, जो बहुत अच्छा कदम है इनका, कि आरआरबी इलाहाबाद में जो अप्लाई करे हैं बच्चे उनका एग्ज़ाम आरआरबी इलाहाबाद ही कराएगी, एक ही शिफ्ट में कराएगी। ये एक साथ इसलिए नहीं करा रहे हैं, एक साथ कराएंगे तो कई शिफ्ट में हो जाएगा। उसके बाद विच शुड एलिमिनेट नॉर्मल। अब ये अलग अलग अगर जैसे एक साथ कराते हैं अगर 17 जोन का, तो वो कई शिफ्ट में करना पड़ता, इसीलिए ये क्या करेंगे इनका जो जो भी है बड़ा अच्छा इस बार डिसीजन लिया है कि ये बोर्ड वाइज करेंगे। मतलब जो रेलवे बोर्ड है, इलाहाबाद जोन में आपने अप्लाई किया है, पटना जोन में किया है, तो पटना वालों का पटना कराएगी अलग एग्ज़ाम, इलाहाबाद वालों का इलाहाबाद अलग कराएगी, सिकंदराबाद वालों का अलग, मुंबई वालों का, सबका अलग एग्ज़ाम होगा। इससे क्या होगा, इलाहाबाद जोन में ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, 3000 सीट है अगर, तो उसका 20 गुना 20 या 60,000, 20 गुना कितना होगा, हाँ, तो उस वो फिर एक सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में करा लेंगे। इससे क्या है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है, 5 शिफ्ट में कराया, एक 5 शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कभी भी बराबर नहीं हो सकता। एक पेपर आसान बन गया, दूसरा टफ बन गया, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था, मजबूरी बन जाती थी। इसलिए
यहाँ पे कोशिश करेंगे एक शिफ्ट में कराएं तो सभी बच्चों का जैसे इलाहाबाद जोन के बच्चे जितने रहेंगे सबका पेपर एक ही लेवल का रहेगा, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर लिखा है वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ भी वेयर एवर मतलब जहाँ भी सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज क्षमता अधिक हो या उसकी वजह से मतलब बच्चे ज़्यादा हो जाएँ, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मल विल बी डन। इनका ये कहने का मतलब है अगर किसी जोन में ज़्यादा सीट है और ज़्यादा बच्चे हो गए और कैपेसिटी नहीं है कराने की, मतलब कंप्यूटर सेंटर उस डिस्ट्रिक्ट में, अब जाहिर सी बात है इलाहाबाद जोन कराएगा तो वो मुंबई में तो पेपर कराएगा नहीं, लखनऊ में कराएगा नहीं, वो अपने इलाहाबाद में कराएगा। अगर वहाँ पे उतने कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो इस केस में ज़रूरत पड़ी तो कोशिश करेंगे कि एक ही शिफ्ट में करा लें। अगर दूसरे 2 शिफ्ट कराना पड़ा या 3 शिफ्ट कराना पड़ा एक ही जोन का, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो करेंगे परसेंटाइल बेस्ड करेंगे, जैसे यूपी टेट के एग्ज़ाम में हुआ था और सीटेट में भी हुआ था। परसेंटाइल बेस्ड नॉमिनेशन सबको समझ में आ जाता है। उसमें क्या होता है परसेंटाइल बेस्ड नॉमिनेशन में, ऊपर से 1% जैसे 2 सीट में एग्ज़ाम हुआ, 10-10 हज़ार बच्चों ने दिया तो एक टॉप 1% बच्चों का दोनों सीट का निकाल लिया एवरेज। जैसे 10,000 का 1% कितना होगा, 100,000, हाँ 100 बच्चे होंगे, तो टॉप 100 जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है ऊपर से 100 बच्चे, उनका परसेंट अगर 100 में मान लीजिए टॉप 100 किसी सीट में 100 टॉप 1% मतलब 100 बच्चे, उनका एवरेज 100 में आ रहा है, भाई जाहिर सी बात है टॉप करने वाला 99 या 100 होगा, लेकिन 100वां बच्चा जो होगा वो 94 या 95 होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो उसका एवरेज निकलेगा। मान लीजिए पहले शिफ्ट के 1% बच्चों का एवरेज निकला 94 और दूसरे शिफ्ट के 1% बच्चों का एवरेज निकला 90, तो ये क्या करेंगे, ये जान जाएंगे कि दूसरा शिफ्ट का पेपर टफ रहा होगा, तो उस 94 को 92 कर देंगे नॉर्मलाइज करके जो पहले शिफ्ट वाला था, और इस 90 को 92 कर देंगे, सभी बच्चों का 2 नंबर इसमें बढ़ा देंगे उसमें घटा देंगे। ये सबको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसके बाद 5वां पॉइंट है सेन RRC 1 2019 / ये है ग्रुप सी के लिए। इसमें कह रहा है विल बी अ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। ये बहुत बच्चा है, बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा 1 लाख पद इसी में है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट इसी में है। एक ही एग्ज़ाम होगा, जो बच्चों की डिमांड थी 2 ही में डिमांड थी, 20 गुना रिजल्ट दो NTPC में, और ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम कराओ, जो कि इन्होंने मान लिया। अब उसके बाद RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट। ये कह रहे हैं कि एक ही लेवल होगा और ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी, अधिक से अधिक क्षमता, जैसे क्षमता क्या है इनका, कंप्यूटर ही तो चाहिए इनको एग्ज़ाम का, कंप्यूटर सेंटर, अधिक से अधिक कंप्यूटर सेंटर अरेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये नंबर ऑफ शिफ्ट कम कर सकें। जो 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए वो कोशिश करेंगे 2 ही 3 शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए, अधिक से अधिक कंप्यूटर सेंटर लेके। एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, इससे क्या है एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा आपका, स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। और ये जो कराएंगे शिफ्ट ये भी RRC वाइज कराएंगे, इन्वॉल्व फॉर ईच RRC। ये पहले जैसे कराया था उस टाइप का नहीं कराएंगे कि ऑल इंडिया एक साथ करा लिया, ठीक है। और उसके बाद परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, ग्रुप डी के लिए बात कर रहा हूँ, अब जो बात कर रहा हूँ परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ भी जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो परसेंटाइल बेस्ड होगा, जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में होता है। लेकिन ये जो अभी नॉर्मलाइजेशन CBT 1 में इन्होंने किया था NTPC में, वो किसी को समझ में नहीं आया था। इसमें कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे केसेस में बहुत से फ्रॉड भी हो जाते हैं। जब आपको पता ही नहीं है किस फार्मूला से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो आप जो है कैसे दावा कर सकते हैं आपका नंबर कम क्यों हुआ, आप खुद नहीं समझ सकते। यहाँ पे इसीलिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1, जहाँ पे शिफ्ट 1 से अधिक हो, ठीक है, वहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही शिफ्ट में यहाँ भी करा ले जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन विल बी डिफरेंट पोस्ट पर लेवल 1 के लिए जो मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, सॉरी, ये मेडिकल टेस्ट जो कराते हैं, ठीक है, वो लेवल 1 के लिए अलग होगा, बाकी लेवल के से थोड़ा इसका अलग होगा कोई अलग पोस्ट होगा, हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली EWS विल बी कंसिडर्ड वैलिड।
यानी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स। हाँ, जिन्होंने EWS के लिए अप्लाई किया है और अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, उनके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट या असेट सर्टिफिकेट है तो उनको कंसीडर किया जाएगा। असेट सर्टिफिकेट तो नहीं, ज़्यादा इनकम वही सर्टिफिकेट बनता है, EWS का सर्टिफिकेट बनता है, वो इनकम सर्टिफिकेट ही होता है, सबके पास होगा जो EWS में अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे। अब देखिए टेंटेटिव डेट्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आप ये इसको हमेशा नोट करके रख लीजिए। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेबल टू बी डिक्लेयर्ड बाई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एक महीने बाद, आज जो है 10-11 तारीख है, अप्रैल के पहले सप्ताह में, पहला सप्ताह 1 तारीख भी हो सकता है, ये मत सोच चलिएगा 7 तारीख होगा, 1 तारीख आप मान के चलिए रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे आएगा हम अपडेट करेंगे। सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। अब देखिए NTPC में ये हर लेवल का अलग वो कराएंगे, हर RRB अपना अलग कराएगी, वो भी हर RRB हर लेवल का अलग कराएगी, जिससे जो प्रॉब्लम थी कि भैया लेवल 2 और 3 जो इंटर वाले बच्चे हैं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे दोनों को एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही लेवल क्वेश्चन दे दिया गया, जिससे ग्रेजुएशन वालों को फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल 6 का जो एग्ज़ाम होगा वो लेवल 6 का ही होगा, उसमें लेवल 5, 3, 2 लेवल 5 और 2, 3 वाले नहीं बैठेंगे। तो इससे क्या होगा, लेवल 6 का टफ होगा, 5 का टफ, मतलब ग्रेजुएशन वाला टफ होगा थोड़ा सा, और 12th वाला इजी होगा। और उसके बाद क्या है, ये मई में कराएंगे लेवल 6 के लिए। सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड। हाँ, पहले आप देख लीजिए, मई में केवल लेवल 6 के लिए कराएंगे, उसके बाद कुछ दिन का, कुछ समय का गैप देखिए, अब रिजनेबल गैप लिखा है, मंथ है, मंथ का गैप दे रहे हैं, डेज का गैप दे रहे हैं, ये नहीं पता भाई। लेवल 6 का तो करा लेंगे मई में, इन्होंने कर दिया है। लेवल 2, 3 और 5 का या और भी जो लेवल होंगे उनका ये कुछ समय गैप करके कराएंगे, उसके पीछे रीज़न भी लिखा है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेट ऑफ सेकेंड स्टेज CBT एटसेट्रा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी। ये निर्णय लिया गया है कि नई मेथोडोलॉजी को इसमें फॉलो किया जाएगा विद स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि सेकेंड स्टेज, ये ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी का सेकेंड स्टेज इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। तो जो लेवल 1 होगा ग्रुप डी का, उसके लिए ये थोड़ा अलग मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे। रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी मतलब पुरानी मेथोडोलॉजी पे नहीं करेंगे, कुछ नया इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे अपडेट आएगा हम बताएंगे। क्वेश्चन लेवल हो सकता है, या फिर क्या नाम है, कुछ माइनस मार्किंग या ये सब चीज़ों से संबंधित जो भी होगा इसमें बताया नहीं गया। दिस विल, अगला है, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। इनका कहने का मतलब है ग्रुप डी के लिए है कि लेवल 1 जहाँ बात आएगी, लेवल 1, हाँ लेवल 1 इट विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग मानी गतिशीलता, इट विल मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल, बहुत से एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। और लॉजिस्टिक मतलब जो ये होता है संचार से संबंधित, उसकी ज़रूरत पड़ेगी लेवल 1 कंडक्ट कराने में विद सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन पर शिफ्ट, क्योंकि हर शिफ्ट में ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी जो एजेंसी है उसको ऑनबोर्ड कर दिया जाए, मतलब एजेंसी को टेंडर दे दिया जाए CBT 1 कराने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद है हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज़ प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई के बाद, जुलाई 2022 के बाद CBT ग्रुप डी का CBT 1 कराएंगे। इनका मतलब ये है कि अभी एजेंसी निर्धारित नहीं हुई है ग्रुप डी के लिए, कौन सी एजेंसी को हम टेंडर देंगे। तो टेंडर वगैरह देने में जुलाई तक समय ये मांग रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने का टाइम है ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशली। और जुलाई के बाद, जुलाई 2022 में मतलब अगस्त सितंबर मान के चलिए, अगस्त मान के चलिए, तो अगस्त के पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा।
एज द नोटिफिकेशन। और कोई भी डाउट अगर हो सीधे आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, तुरंत जवाब देंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबसे पहले तो आप वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया जिन्होंने नहीं किया था, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो हम लोगों ने डिमांड की थी वो तो पूरा है। एक चीज़ इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो सबके माइंड में ये होगा, सभी टीचर्स के, कि जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस CBT 1 में किया था, जो ये समझा नहीं पाए कि वो कौन सा प्रोसेस, कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई किया था जिससे किसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, किसी का स्कोर बहुत कम हो गया, जबकि दोनों ने उतने ही क्वेश्चन गलत किए थे, उतने ही सही किए थे। और उनको दोनों का शिफ्ट भी सेम था। हमारा शिफ्ट है मान लीजिए, और आपका शिफ्ट है, दोनों एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपने 75 सही किए, 10 गलत किए, हमने भी 75 सही किए, 10 गलत किए, लेकिन हमारा हो गया 90, आपका हो गया क्या नाम है 80। तो ये जो चेंज हुआ, ये कौन सा मेथड यूज़ किए, जबकि दोनों का सब कुछ सारी कंडीशन सेम थी। तो इसमें मुझे देखिए लेवल 1 में अभी एक चीज़ और इसमें डाउट है। लेवल 2 तो ठीक, CBT 2 NTPC वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी का नहीं। CBT 2 के लिए तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन CBT 1 में अगर धांधली हुई है तो पकड़ में कैसे आएगी। किसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो सेलेक्ट हो गया, मान लीजिए 20 टाइम्स बुलाएंगे फिर भी कुछ बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। उनके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा कि यार ऐसा कौन सा फार्मूला किया था कि मेरे बराबर ही करने वाला बच्चा, मेरे बराबर ही गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला बच्चा, वो मुझसे ज़्यादा परसेंटाइल उसका नॉर्मलाइज होके स्कोर हो गया, और मेरा जो है स्कोर इतना कम है। तो फिर भी छोड़िए, जो हो गया हो गया, कम से कम आगे के लिए देखिए जिनका क्वालिफाई है लिस्ट में, हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोगों का नाम आ जाएगा। और सब तैयारी करिए। NTPC वालों को बहुत तेज़ी से तैयारी में लग जाना चाहिए, और ग्रुप डी वालों को भी लग ही जाना चाहिए। 4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाई कट थ्रोट कंपटीशन है इस टाइम पे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और CBT NTPC वालों को तो आज से ही अपना जो भी है ऑनलाइन कोर्स कहीं से लेना हो, बुक्स लेना हो, उनकी मर्ज़ी, जहाँ समझ में आए वो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए। सभी को इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। नहीं तो बच्चों क्या होता है, नोटिफिकेशन आज आ गया, 10 दिन बाद पता चलता है, 10 दिन बाद पता चलता है, तो उनके पास केवल 10 ही दिन का टाइम बचता है। फिर उनको लगता है कि यार टाइम पे पता क्यों नहीं चला। किसी का नुकसान ना हो, हम भी कोशिश करेंगे सबको ये पता चल जाए नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और अपना डाउट जो भी है यू कैन पुट इन योर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।